नमस्कार। भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे बुनियादी बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। और कालांतर में हमने इस बात को साबित किया है, भारत लाइव की टीम ने इस बात को साबित किया है कि आप बुनियादी बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर कैसे हो। आज भी खबर है, हर रोज कोई ना कोई खबर होती है, लेकिन आज की जो खबर है वो बेहद आपको चौंका देगी। दरअसल बिहार की राजनीति में उठा पटक लगातार आप देख रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी जी की ओर से हो, मुकेश सहनी जी की ओर से हो, या फिर जो जदयू के भीतर खाने में जो हलचल मची हुई है, इन तमाम चीजों से आप जो है अब अछूते नहीं है। ये तमाम चीजें आपको बता दी गई है। चलिए आज टॉपिक पर, आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है कि दरअसल इन तमाम चीजों के पीछे क्या हो रहा है, रणनीति क्या है। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने एक जाल फेंका है और इस जाल के लपेटे में नीतीश कुमार आ गए हैं। बीजेपी के इस जाल में नीतीश को फंसाने की चाल अब कैसे है और कौन सा जाल है, नीतीश कुमार फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जो बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी वो मौजूद हैं। तो बाबा, कैसे फंसेंगे नीतीश कुमार? सुमन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और खास करके भारत लाइव के दर्शकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। और एक आग्रह पहले कर लेता हूं, उसके बाद मैं खबर की शुरुआत करता हूं। इस विश्लेषण की शुरुआत से पहले हम तमाम जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह करते हैं कि आप हमारा सहयोग जारी रखें। आप जानते हैं कि हमारा सहयोग जो है वो कहीं किसी सरकार से नहीं होता है, बल्कि आप तमाम जो 7 लाख हमारे व्यूअर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा जो भी राशि हमें डोनेट की जाती है, हमें दी जाती है, वो हमारा जीवन चलाता है जी। चलिए, हम लगातार आपसे आग्रह करते रहते हैं और आपका फर्ज भी बनता है कि इस परिवार को सच की लड़ाई में हमेशा आगड़ी पंक्ति पर रखें। चलिए, तो आज सुमन हम खबर की तहकीकात करके इसके विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। आपने हेडलाइन के माध्यम से बताया कि भाजपा ने जाल फेंका है और नीतीश कुमार को उस जाल में उलझाने की बात चल रही है। ये जाल कोई आज नहीं फेंका गया है, ये जाल बहुत पहले से फेंका गया था। लेकिन आप जानते हैं ना कि चूहा कुतर कुतर करके जाल को काट देता है। आपने कहानी भी एक सुनी होगी जो बचपन में पढ़ाया जाता था कि चूहे से दोस्ती थी और जाल में फंस जाने के बाद चूहे को बुलाया गया और उसने जाल काट दिया तो आजाद हो गए। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं 2019 में उस स्थिति में थे जिसके लिए उन्होंने 2017 में तैयारी कर ली थी। 2017 की जो तैयारी उनकी थी वो ये समझ के किए थे कि उन्हें पता था कि वो 70 से ऊपर सीटें लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता, और ऐसी स्थिति में अगर समझौता करने की बारी हो तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बैकफुट पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर जाकर के अपनी जीती हुई सीटें भी छोड़नी पड़ी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हुआ, कई लोगों को कंपनसेट करना पड़ा। और इसके लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना वो औरा जो है वो बना लिया था। 17 सीटें दोनों को मिली और 6 सीटें एलजेपी को मिली। अब दूसरा टारगेट था नीतीश कुमार का एलजेपी, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव आते आते ध्वस्त कर दिया, एनडीए के से बाहर कर दिया। अब नीतीश कुमार इससे पहले जो चीजें कर रहे थे वो हम आपको बता रहे हैं। वर्तमान में आपने सुना होगा, भारत लाइव ने उस खबर को ब्रेक किया था कि कहीं ना कहीं अब आरसीपी सिंह लंबी चुप्पी के बाद जब सामने आए हैं, अगर कुछ बोले हैं तो उन्होंने सीधा एक ही बात बोला है कि भारत की सरकार यानी एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जदयू को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल करे, उचित हक हुकूक दे। अब आप समझ लीजिए कि हक हुकूक तो इन लोगों को 2019 में मिल रहा था, नीतीश कुमार ने उससे अस्वीकार कर दिया और किस तरह की घटनाएं घटी इससे कोई अछूता नहीं है। नीतीश कुमार बिहार आए और बिहार आकर के उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी को बाहर कर दिया। ये बदला था। अब वो नीतीश कुमार जब उस समय नहीं शामिल हुए, फिर दोबारा जब मंत्रिमंडल का, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तब भी शामिल नहीं होते हैं। फिर अब इसका क्या औचित्य है? तो इसका औचित्य आप देखेंगे तो अगर व्यापक पैमाने पर आप देखें तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति और बड़ा गेम प्लान है। जी। ये गेम प्लान कैसे है तो ये समझना बहुत जरूरी है।
आप इस गेम प्लान को जब समझेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले तो जो कुछ भी बंगाल में हुआ उसने सबकी आंखें खोल दी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, हालांकि आंखें कई बार खुली है लेकिन इस तरह से नहीं खुली थी। बिहार में भी जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था 2015 में आंखें खुली थी। आपने देखा कि झारखंड में चुनाव हुआ, उसमें भी आंखें खुली थी लोगों की। आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली में चुनाव हुआ, एक बार फिर से केजरीवाल बड़ी बहुमत से आए, फिर भी लोगों की आंखें खुली थी। लेकिन अब इस बार जो आंखें खुली है वो इसलिए खुली है कि कहा जा रहा था कि बंगाल की 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी इसकी फील्डिंग पिछले 3-4 सालों से कर रही थी, चुनाव की तैयारियां। लेकिन जो परिणाम आए बंगाल के वो बात भी सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तैयारी कोई 2-4 दिन और चुनावी तैयारी नहीं थी सुमन। ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपना पूरा नेक्सस बिल्ड करके, आपको पता है कि 4 साल से तैयारी कर रही थी। 2019 के चुनाव से पहले ही तैयारी शुरू हो चुकी थी, 2021 में उसका परिणाम लाना था। अब आप समझिए कि ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर ने मिल करके कहीं ना कहीं जो बातें कही उस पर अमल भी किया। प्रशांत किशोर ने शुरुआती दौर में ही कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि हम 200 सीटें लाएंगे, तभी वो प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि हम दहाई से सैकड़ा में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये बातें किसी को कोई भूला नहीं होगा। और जैसे ही वो चुनाव का परिणाम आते हैं तो परिणाम बिल्कुल जो प्रशांत किशोर कहते हैं उसी के हिसाब से रहता है। अब प्रशांत किशोर पर भरोसा ज्यादा बैठना चाहिए था और बैठा भी। ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी, उस हिसाब से उन्होंने तैयार कर लिया और उन्हें अब साझा विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनाने के लिए और एकजुट करने की जिम्मेवारी दे दी। और इस जिम्मेवारी के पीछे का भी एक बड़ा तर्क है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कहां कमजोर हुई, तो कमजोर हुई एक बड़े स्टेट में, जो कि केंद्र में जो सरकार बनती है उसका निर्णायक होता है। इस बार भी 10-15 सीटें करीब मिली हैं बंगाल में लोकसभा में। अब इससे आप समझिए कि एक तो बड़ा स्टेट हाथ से निकल गया, दूसरा महाराष्ट्र भी हाथ से निकल चुका है। महाराष्ट्र में कौन बड़ा नेता है, तो 2 लोग हैं, एक है शरद पवार और दूसरे आपको पता है शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं। ये दोनों ही कहीं ना कहीं टच में हैं ममता बनर्जी के और साथ ही साथ प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर जाकर के मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो जाता है कि एक स्टेट, दूसरा स्टेट भी निकल गया उसके हाथ से, और तीसरा बड़ा स्टेट बिहार जो है उसके पास अभी है, लेकिन इसको साधना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक उससे भी बड़ा स्टेट जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें चुनाव होने जी 2022 के चुनाव से पहले ये कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम हैं, उनको लेकर के चीजें सामने आ रही हैं और बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये पूरा माहौल बन गया है। और जिस तरह से दिल्ली में पूरा गोलबंदी हुई, पूरी कहानी रची गई, बुलाया गया योगी आदित्यनाथ को, 2 दिन वहां रहे, वहां रहने के बाद उनके साथ मीटिंग हुई, संयुक्त मीटिंग हुई, अलग अलग मीटिंग हुई, और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ चल जाते हैं तो एक बड़ी बैठक होती है। बैठक में 3 लोग शामिल होते हैं, 2 सुप्रीमो यानी 3 सुप्रीमो कह लीजिए आप। अध्यक्ष शामिल होते हैं जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होते हैं। और यह फैसला लिया जाता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। क्योंकि एक बड़ी बात सामने आ रही थी, आपने भी खबर को देखा था और आपने खबर चलाया भी था कि यूपी में जिस तरह का नेक्सस बिल्ड हो रहा है, जिस तरह की बातें सोच रही है भारतीय जनता पार्टी, जो इनपुट उसको मिल रहा है आरएसएस से भी, वो ये कह रहा है कि योगी के प्रति लोगों का रुझान बड़ी खराब है। बिल्कुल, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए योगी आदित्यनाथ अड़ गए, इसलिए उनसे लगता है कि बातें नहीं हो पाई। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो वहां के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, वो भी खुश नहीं है। जी बाबा, आप जानते हैं कि राधा मोहन सिंह बिहार के एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन सब बातों को लेकर के सुमन, सीधी तौर पे जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक नीतीश कुमार को साधने की एक बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही और जरूरत, तीनों चीज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही कारण है कि दिल्ली से सीधे हवाई जहाज से ताड़ातड़ी इसको कहते हैं, दौड़ करके आए आरसीपी सिंह, मीटिंग किया और मीटिंग के बाद उन्होंने
सीधे तौर पे ये घोषणा कर दी। अब इस घोषणा में नीतीश कुमार का सहमति कितना है ये अलग बात है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक ये बातें नहीं कही थी, और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति भी नहीं है जो चीजों को इतना जल्दी बदल दें। सत्ता की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सत्ता पर बने रहने के लिए बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी की जाती है, अपनी ही कही बातों को दोहराया जा सकता है। लेकिन ये है एक गठजोड़ करना जिसमें नीतीश कुमार को कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, बल्कि उनके लोग जो है वो पावर में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के और नजदीक सटेंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र के लोगों को केंद्र में मंत्रालय में शामिल करने के बाद बिहार पर दबाव बनाएगी, और ऐसा नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रहें, क्योंकि पहला दबाव उनको तो 43 सीटों वाला पड़ गया है। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह जो है उनको साधने की जिम्मेवारी तो मिली है, लेकिन जहां तक हमारा मानना है और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, लोगों से बात हुई है, उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार इस आरसीपी सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि जैसे ही ये प्रस्ताव वो स्वीकार करेंगे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नीचे दब जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो वो बंगाल चुनाव के बाद थोड़ा शेर की तरह दहाड़ना शुरू किए हैं। उसके लिए आपने देखा कि किस तरह से उनकी फील्डिंग जबरदस्त हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने लगा दिया है, इधर जीतन राम मांझी फील्डिंग में लगे हुए हैं। आप रोज देखते हैं सरकार गिराने की बात चलती है, हम जब कहते हैं तो लोग कहते हैं कि आप तो रोज सरकार गिराते हैं, लेकिन भारत लाइव नहीं गिराता है। ये राजनीतिक दल के नेता जो हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो सरकार गिराने और उठाने की बात करते हैं, हम कभी नहीं करते हैं। कल हम मिलने थोड़े गए थे, मिलने तो तेज प्रताप गए थे जीतन राम मांझी से, खबरें आई, उस खबरों पर खंडन भी हुआ, बहुत सारी बातें आई। लेकिन ये जो मामला है, इस मामला में शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग, बिहार के भी जितने भी दल हैं जो एनडीए से बाहर हैं, वो सारे लोग समर्थन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब केंद्र में भी बड़ी टक्कर देनी होगी। देश भर में माहौल बन रहा है, और उस माहौल में कहीं नीतीश कुमार शामिल हो जाते हैं तो वो गठजोड़ एक बड़ा गठजोड़ हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा बिहार में भले ही उन पर जितने भी बातें की जा रही हों, लेकिन देश स्तर पर एक स्वच्छ छवि वाले नेता माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी हारती है तो जो कि लग रहा है कि जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं कि पहले उसे कुछ अलग रिजल्ट होंगे, अगर ऐसा होता है तो आप एक बात मान के चलिए कि इस बार मुश्किल होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में वापसी करना, क्योंकि दो बड़े राज्य चले गए हैं, बिहार भी आधा सुधा है। अगर उत्तर प्रदेश हाथ से चला जाता है तो आप समझ लीजिए कि इस देश के 3 बड़े राज्य जो कि निर्णायक फैसला करते हैं, अगर वो बीजेपी के हाथ से निकल जाते हैं तो सत्ता में बने रहना केंद्र में और नरेंद्र मोदी को बड़ी मुश्किल होगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार को रिझाने का, नीतीश कुमार को जाल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसके सूत्रधार बन रहे हैं, जाल लेकर के तैयार हैं आरसीपी सिंह। अब इस पूरे मामले पर हम चाहेंगे कि आप अपनी अंतिम क्लोजिंग दें, और इसके बाद भारत लाइव के दर्शकों से और खास करके बिहार और देश की जनता से जो भी भारत लाइव को देख रहे हैं वो अपने विचार जरूर दें। जी बाबा, बिल्कुल आपने सही बात की और सही चीजें जो है स्थापित की है। भारत लाइव के दर्शकों को अब कोई भी इस बात में जो है विरोध का आभास नहीं होगा, विरोधाभास नहीं होगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल जो बात बाबा कह रहे हैं वो हमें समझने की जरूरत है कि आरसीपी सिंह पहले से ही माने जा रहे थे कि बीजेपी के इक्के हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार उन्हें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद से हटाने की बात चल रही है, उनके जगह उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन बातों को समझ रहे हैं। और जो बात आरसीपी सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल वाली बात, वो बात नीतीश कुमार जी नहीं चाहेंगे। और क्यों नहीं चाहेंगे, इस बात को बाबा ने बहुत अच्छे से स्थापित किया। इसके दूरगामी परिणाम क्या है, अगर आप राज्यों को तो छोड़ दीजिए, केंद्र पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है ये आने वाले समय में। लेकिन आप जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। भारत लाइव इसी तरह की पत्रकारिता के लिए जानी जाती है, जो बात ऊपर ऊपर नहीं दिखता है उसके भीतर उतर करके, पानी के तह तक उतर करके भारत लाइव खबरों को लाती है, आपके बीच परोसती है। कैसा लगता है आपको हमारा ये शो, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं और आप यूं ही बताते रहिए, बात करते रहिए। बात करने के लिए हमारी टीम आपसे लगातार तैयार है, और आप खबरों को शेयर करते रहिए। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।